Hello friends, welcome to weekly news analysis program of बोर ठाकुर IAS Academy YouTube चैनल। आज के इस वीडियो में हम 26 मार्च से लेकर 1 अप्रैल 2022 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पब्लिश हुए हैं उन सारे न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। आने को तो बहुत सारे न्यूज़ पब्लिश होते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं, बट वी विल बी कवरिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, जहां से आप कुछ फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स अपने एग्जाम में यूज़ कर सकें, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सी कौन कौन से टॉपिक आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक होगा विंग्स इंडिया 2022। अगला टॉपिक होगा फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। उसके बाद का टॉपिक है वरुणा 2022। देन विल स्टडी अबाउट मैट लैब ऑन आईस्टेम नेशनल पोर्टल। उसके बाद रैम्प स्कीम के बारे में हम जानेंगे। अगला टॉपिक होगा हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। उसके बाद हम बिम्स्टेक को भी कवर करेंगे, जहां हाल ही में इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था। आगे के हमारे टॉपिक्स हैं बुकारेस्ट 9, पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति, आसाम मेघालय बॉर्डर पैक्ट, तेजस ट्रेनिंग फॉर इमीडिएट जॉब एंड स्किल्स। अगला टॉपिक है GSAT-7B जो कि एक डिफेंस सैटेलाइट है। एंड लास्ट टॉपिक हमारा आज का होगा 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बोर ठाकुर IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल, ताकि आपको वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। और इन अपडेट्स को पाने के लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड स्टार्ट विथ वेरी फर्स्ट टॉपिक, विंग्स इंडिया 2022। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ है, साथ ही साथ ये PIB में पब्लिश हुआ है। ऐसा नहीं है ओनली इट इज़ पब्लिश इन टाइम्स ऑफ इंडिया, PIB में पब्लिश हुआ है और सारे न्यूज़पेपर भी हैं जहाँ पर ये न्यूज़ को कवर किया गया है, राइट। अगर हम इसको कैटेगराइज करें अपने GS पेपर में, तो ये GS पेपर 3 का हिस्सा बनेगा हमारे GS पेपर 3 का, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें की जा रही हैं, इसलिए GS पेपर 3 का हिस्सा बनेगा। अगर हम हेडलाइंस को देखें तो हेडलाइंस में कहा जा रहा है हैदराबादी ट्रीटेड टू स्पेक्टेकुलर एयर शो एट विंग्स इंडिया 2022, यानी कि एक एयर शो ऑर्गेनाइज किया गया है हैदराबाद में। अब आगे के वीडियो में हम डिटेल्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, अगला ऑर्गेनाइजेशन है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं, तीनों ने मिलकर विंग इंडिया 2022 को ऑर्गेनाइज़ किया है। कहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है? तो ये बेगमपेट एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद में है, इस एयरपोर्ट पर ये एयर शो ऑर्गेनाइज़ किया गया था। कब किया गया था? तो ये 24 मार्च से लेकर 27 मार्च 2020 के बीच में ऑर्गेनाइज हुआ था। ये एशिया का सबसे ऐसा बड़ा इवेंट है। अगर हम सिविल एविएशन के टर्म्स में एयर शो की बात करें तो एशिया का ऐसा सबसे बड़ा इवेंट है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया। ये चाहे कमर्शियल हो, जनरल हो, बिजनेस एविएशन हो, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड था इस एयर शो में। एयर शो में क्या किया जाता है? जो भी देश की कैपेसिटी होती है, जो भी देश में एयरक्राफ्ट होते हैं, प्लेन्स होते हैं, उन सभी को शोकेस किया जाता है कि यस वी हैव दीज थिंग्स और आगे चलकर इसको हम और डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे एयर शोज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, राइट। हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, तो इस एयर शो का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो इंडिया को वर्ल्ड के टॉप एविएशन हब में कन्वर्ट करने या फिर बनाने के लिए किया गया था, ताकि इंडिया को भी एक बहुत बड़ा एविएशन हब बनाया जाए। हब मतलब सेंटर होता है जहाँ पर एविएशन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हों, ईजिली कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ट्रांसपोर्टेशन हो, सस्ते हों, अफोर्डेबल हो, नए नए बिजनेस डेवलप हो, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो तमाम तरीके के बेनिफिट होगा अगर एविएशन हब इंडिया में डेवलप हो पाता है, ठीक है। तो ये एक इसी के लिए एक कोशिश था। अब अगर ये पॉसिबल हो सकता है तो बहुत सारे यहाँ पर बिजनेस एक्विजिशन, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, फॉर्मेशन ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर डेवलपमेंट होना पॉसिबल हो जाएगा, राइट। अब हम बात करें इंडियन सिविल एविएशन मार्केट की, तो ये सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग मार्केट है ग्लोबली, मतलब पूरे दुनिया में इंडिया का जो एविएशन मार्केट है सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ मार्केट है ये। और अगर ये इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है USD 5 ट्रिलियन इकॉनमी 2024 तक, उसमें पूरा करने में इसका बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। अगर हम पैसेंजर ट्रैफिक की बात करें, डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक की बात करें, तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट आता है। अब ये डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक क्या होता है? यानी कि दिन भर में या फिर कोई टेन्योर होता है, कोई पीरियड होता है जिसमें ये कैलकुलेट करते हैं
कि एक जगह से दूसरी जगह लोकल के लोग मतलब डोमेस्टिक लोग ट्रैवल करते हैं फ़्लाइट का यूज़ करके। तो ये रैंकिंग कैसे आई? अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई देश ए है, कोई देश बी है और कोई देश सी है। सी हमारा इंडिया है क्योंकि थर्ड लार्जेस्ट पे है। तो ए देश में रोज़ाना 1 लाख लोग हवाई जहाज़ से ट्रैवल करते हैं, बी देश में 80,000 लोग ट्रैवल करते हैं और यहीं सी यानी कि इंडिया में 60,000 लोग ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ सीधी सी बात है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स डेली जो ट्रैफिक कर रहे हैं, जो ट्रैफिक है उसी से रैंकिंग डिसाइड की जाती है। इसके बेसिस पर इंडिया थर्ड नंबर पर है, राइट। और जो इस डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक है, इसका रेट की बात करें तो ये 12.91% से हर साल ग्रो कर रहा है। ग्रो कर रहा है मतलब कि इतने लोग ऐड ऑन होते जा रहे हैं, इतने परसेंटेज ऑफ पीपल प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में डोमेस्टिक एयर पैसेंजर की तरह बढ़ते जा रहे हैं वो। और हम बात करें डेवलपमेंट की तो 75 साल में जहां सिर्फ 75 सिविल एविएशन, जहां 75 एयरपोर्ट बने थे, वहीं पर पूरे देश के आम नागरिक के अंडर में 3 साल के अंदर ही 76 अनसर्व्ड और 20 अंडर सर्व एयरपोर्ट को खोला गया। 30 हेलीपोर्ट्स खोले गए और 10 वाटर एयरड्रोम्स खोले गए। मतलब कि ये बहुत ही रैपिड डेवलपमेंट किया जा रहा है यहाँ पर एविएशन मार्केट के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये हमारे देश के लिए इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। पूरे देश का आम नागरिक एक स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो स्कीम का जो मेजर मुद्दा है, ये दुनिया का सबसे पहला रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम क्या होता है? कोई भी देश में छोटे छोटे रीजन्स होते हैं, छोटे छोटे जगह होते हैं जिनको एक दूसरे से कनेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट्स हैं, ऐसे जगह हैं जहाँ पर अनसर्व्ड हैं, मतलब कि वहाँ पर बहुत सारे फ़्लाइट्स नहीं जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पैसेंजर ही बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए वहाँ का ट्रैफिक कम होने की वजह से फ़्लाइट्स वहाँ कम जाती है। तो पूरे देश के आम नागरिक के अंदर में फ़्लाइट ट्रैवलिंग को अफोर्डेबल बनाया जा रहा है, जिसके चलते अब आसानी से उनको सर्व किया जा सकेगा और फ्लाइट्स वहाँ पर ऐड हो जाएंगे, राइट। उड़ान स्कीम जो है ये 3 फेजेज़ में आ रहा है, 3 या 4 फेजेज़ में आ रहा है और अलग अलग फेजेज़ में, अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग प्रायोरिटीज़ होंगी। एक्चुअली ये फेजेज़ नहीं है, अलग अलग फोकस एरिया है। तो उड़ान 2.0 की बात करें तो इसका मेजर जो प्रायोरिटी है वो हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस में है। उड़ान 3.0 की बात करें तो इसका जो मेजर फोकस रहेगा वो सी प्लेन एयर रूट्स का होगा। उड़ान 4.0 का जो मेजर फोकस होगा वो रिमोट और रीजनल एरिया कनेक्टिविटी में होगा, राइट। तो ये रहा उड़ान देश का आम नागरिक के बारे में। अब हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक के ऊपर, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो ये हमारे जीएस पेपर 2 का हिस्सा है। जीएस पेपर 2 का हिस्सा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जुडिशरी से चीज़ें रिलेटेड हैं। आइए अब हम हेडलाइंस देख लेते हैं। तो हेडलाइंस में मेंशन है सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया टू ट्रांजिट कोर्ट ऑर्डर्स स्विफ्टली। मतलब कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है जिसके हेल्प से कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स होते हैं, चाहे वो इंटरिम ऑर्डर्स हों, स्टे ऑर्डर्स हो, बेल ऑर्डर हो या फिर प्रोसीडिंग के रिकॉर्ड्स हो, उनको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ईजिली ट्रांसफ़र या फिर कम्युनिकेट किया जा सके। ठीक है। अब इसके आने से क्या होगा, ये आर्टिकल 21 के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करेगा। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 सेज दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर डेवलप्ड बाय लॉ। यानी कि किसी भी आम नागरिक का अधिकार होता है लिबर्टी ऑफ लाइफ या फिर राइट टू लाइफ। और यहाँ पर जब तक ये सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हुआ था, इसके पहले कभी कभी किसी किसी केस में हानि पहुँचती थी आम इंसान के राइट टू लाइफ पे। कैसे पहुंचता था वो आगे हम समझेंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम इस सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते थे। तो इस सॉफ्टवेयर के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपेस पोर्टल भी लॉन्च किया था। सुपेस पोर्टल क्या है? सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी एंड एआई ड्रिवन पोर्टल। यानी कि एक एआई ड्रिवन पोर्टल है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने जजमेंट, जो भी उनको जजमेंट लेना होता है, उनके लिए ये डेटा प्रोवाइड करता था, रिसर्च करने के काम में आता था ये पोर्टल। तो ये भी एक पायलट प्रोजेक्ट रहा है जो कि जजेस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा है। और अब ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है ये भी अगेन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है हमारे जुडिशरी सिस्टम में, राइट। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो पहले क्या होता था, कोई भी जजेस के जो ऑर्डर्स आते थे वो बाई पेपर या फिर हैंड टू हैंड या फिर मैनुअली एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पास होते थे। और ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट पास होने में काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता था। जैसे कि कभी एक सिनेरियो समझिए, कोर्ट ने अगर ऑर्डर दिया फ्राइडे को और बीच बाद में सैटरडे संडे पड़ गया। अब सरकारी काम आप जानते ही हैं, सैटरडे संडे है या फिर कोई भी छुट्टी है तो उस दिन काम नहीं होना है। अब जो भी कन्विक्ट रहेगा, जो भी मुजरिम रहेगा जिसके लिए बेल ऑर्डर्स दिए गए हैं,
ऑर्डर्स टाइम पे ना मिलने की वजह से वो 2 दिन की एक्स्ट्रा सज़ा काटेगा, 2 दिन का एक्स्ट्रा वो जेल में रहेगा। तो ये प्रॉब्लम होता था पहले, लेकिन अब क्योंकि ये डिजिटलाइज़ हो जा रहा है तो इंस्टेंटली ये ऑर्डर्स पहुँच जाएँगे और क्विक एक्शंस होने में सहयोग मिलेगा, ठीक है। अब ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ ट्रांजिशंस होने वाला है अगर ये सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली डेवलप हो गया। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ ये भी बहुत ही ज़रूरत है, अभी अभी के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हम फास्टर के बारे में बात करें तो फास्टर क्या है, तो ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ कोलैबोरेशन में एक सॉफ्टवेयर टूल है जो डेवलप किया जा रहा है। और इसमें क्या होगा, नोडल ऑफिसर्स को सारे एक जुडिशियल कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। जुडिशियल कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होगा, ये अगेन कॉमन नेटवर्क होगा जहाँ पर सारे नोडल ऑफिसर्स कनेक्टेड रहेंगे। नोडल ऑफिसर्स कौन है, जो कि अलग अलग नोड्स यानी कि अलग अलग मेजर पॉइंट्स के हेड होते हैं, उनको नोडल ऑफिसर कहते हैं। मान लीजिए कोई जेल का हेड है, कोई अलग एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का हेड है, तो इनको एक दूसरे से नेटवर्क से कनेक्ट किया जाएगा और कोई भी कोर्ट का ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर को यहाँ पर ईजिली डायरेक्ट इंस्टेंटली ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके लिए 1887 ईमेल्स भी बनाए गए हैं, मतलब सारे ऑफिसर्स के पास ईमेल हैं ताकि सारे ऑर्डर्स इंस्टेंटली ट्रांसफ़र किए जाएँ, ठीक है। अब ये जो भी ऑर्डर्स होंगे, साइन रिकॉर्ड्स होंगे, प्रोसीडिंग्स होंगे, सबको डिजिटली ट्रांसफ़र किया जाएगा। कैसे, इस मेल के थ्रू। और ये मेल कहाँ पर कनेक्टेड है, जुडिशियल कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। इसमें सारे नोडल ऑफिसर्स कनेक्टेड हैं, राइट। तो ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो कि डेवलप हो रहा है। अब इसका सिग्निफिकेंस और चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। अब सिग्निफिकेंस तो वही होगा कि बहुत सारे अननेसेसरी अरेस्ट होते हैं, कस्टडी होते हैं, इंडिविजुअल को ज़बरदस्ती कस्टडी में ले लिया जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट उनको ऑलरेडी ग्रांट प्रोवाइड किया होता है, बेल प्रोवाइड किया होता है, या फिर कस्टडी में होने के बाद सुप्रीम कोर्ट बेल प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन क्योंकि इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं पहुंच पाता है इसलिए उनको एक्स्ट्रा सज़ा काटनी पड़ती है। तो इससे लोग बचेंगे और कोर्ट का टाइम तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा बचेगा, क्योंकि हर चीज़ें डिजिटली ट्रांसफ़र हो रही हैं। अब इसमें चैलेंज क्या आ सकता है, जो मेजर चैलेंज आ सकता है वो है इंटरनेट से कनेक्टिविटी। अब बहुत सारे जेल पूरे इंडिया में रिमोट एरियाज़ में हैं, तो वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी एक मेजर कंसर्न ऑफ इशू हो सकता है। तो ये एक मेजर चैलेंज है जो कि आगे फेस करना पड़ता है, लेकिन अब क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, इसको ईजिली किया जा सकता है, इसको फेस किया जा सकता है, क्योंकि अभी हम डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं और हर जगह नेटवर्क कनेक्टिविटी आसान हो रही है, ठीक है। अगला टॉपिक होगा हमारा वरुणा 2022। तो ये हमारा जीएस पेपर 3 का हिस्सा है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, राइट। और ये एक नेवल एक्सरसाइज है, नेवल बाइलेटरल एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस गवर्नमेंट के बीच में। ये 20th एडिशन अभी जो हाल फिलहाल में 3 अप्रैल 2022, 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2022 के बीच में जो कंडक्ट हुआ वरुणा एक्सरसाइज, ये 20वां एडिशन था बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज का इंडिया और फ्रेंच नेवीज़ के बीच में, ठीक है। ये नेवल एक्सरसाइज है तो ऑब्वियस सी बात है ये नेवीज़ के बीच में होना है। अब इस एक्सरसाइज से बेनिफिट क्या होता है, तो बहुत सारे सिक्योरिटीज़ कंसर्न होते हैं, सेफ्टी कंसर्न होते हैं और कॉमन मैरीटाइम कंसर्न होते हैं। मैरीटाइम मतलब कि ओशन में जो भी हलचल मचती है तो उनको टैकल करने के लिए एक तरीके का प्रैक्टिस होता है। इस तरीके से बहुत सारे एक्सरसाइजेज होते हैं, अलग अलग देश से मिलकर, अलग अलग देश के मिलिट्रीज़, नेवीज़, एयरफोर्स से मिलकर हम एक्सरसाइज अक्सर करते रहते हैं ताकि हम नए कॉम्बैट स्किल्स सीख सकें और टेररिज्म या फिर जो भी प्रॉब्लम होती है, हलचल होती है, उनसे हम निपट सकें। तो ये इनका मेन मुद्दा होता है। अगर हम बात करें वरुणा एक्सरसाइज के हिस्ट्री की, तो ये 1993 में स्टार्ट हुआ था इंडिया और फ्रेंच नेवी के बीच में। आगे चलकर 2001 में इसको वरुणा नाम दिया गया और ये इंडिया और फ्रांस के स्ट्रेटजिक बायलैटरल रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है। इसमें बहुत सारे शिप्स, सबमरीन, मैरीटाइम पोर्टल एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर दोनों नेवी के बीच पार्टिसिपेट करती हैं और प्रैक्टिस होता है एक तरीके का, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया सबका काम यही होता है, इन बायलैटरल एक्सरसाइजेस का काम होता है ताकि ये नए कॉम्बैट स्किल्स प्रैक्टिस कर सकें, नई चीज़ें जान सकें और एक दूसरे के आर्मी या फिर नेवी से डिस्कशन कर सकें। इन नेवीज़ के अलावा अगर हम बात करें एयर एक्सरसाइज और आर्मी एक्सरसाइज की, फ्रेंच आर्मी के साथ शक्ति नाम का एक्सरसाइज बायलैटरल एक्सरसाइज होता है और फ्रेंच एयरफोर्स के साथ इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स के साथ डेजर्ट नाइट 21 और गरुणा एक्सरसाइजेस कंडक्ट किए जाते हैं एनुअली। ये बायलैटरल एक्सरसाइज जो होते हैं जनरली हर साल ही कंडक्ट किए जाते हैं। So this was all about this Varuna 2022. अगला टॉपिक है हमारा मैटलैब ऑन iSTEM पोर्टल, नेशनल पोर्टल लॉन्च। अब मैटलैब क्या है, तो मैटलैब एक सॉफ्टवेयर है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम आता है। ये मशीन लर्निंग में, स्पेशली मशीन लर्निंग यानी कि अभी जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो रहा है उसका बेसिस जो होता है वो मशीन लर्निंग होता है, यानी कि मशीन को सिखाना कि वो कैसे रिएक्ट करे। और सिखाना क्या होता है, वो तरीके से पूरी तरीके से डेटाबेस का काम होता है, यानी कि जितना डेटा मशीन में फीडेड रहेगा
मशीन उसी का यूज़ करके उसी को एनालाइज करके रिस्पॉन्स करता है। जैसे रोबोट्स होते हैं, तो धीमे धीमे अब क्या हो रहा है, एलेक्सा आपने सुन रखा होगा, एलेक्सा या फिर गूगल, तो ये सब बहुत सारे डिवाइसेस हैं। जैसे आप एलेक्सा से बात करते हैं, एलेक्सा प्ले मी अ सॉन्ग, तो अब एलेक्सा प्ले मी अ सॉन्ग उसके मेमोरी में कहीं ना कहीं फीडेड है कि इसका मतलब है कि मुझे अब गाना बजाना है। तो आप कौन सा गाना बोलेंगे तो वो गाना बजा देगी। मतलब कि हर एक्टिविटीज़, अब आप बोलते हैं एलेक्सा स्विच ऑफ द लाइट, तो आपकी सारी नेटवर्क से कनेक्टिविटी चीज़ें हैं एंड एलेक्सा अंडरस्टैंड, सिंस वो एक एआई बेस्ड चीज़ें हैं और उसके बाद बहुत सारे डेटा फीड हैं जिससे वो एनालाइज करके रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैटलैब इज़ द बेसिक, यानी कि सबसे फंडामेंटल चीज़ है जहाँ से ये सारे डेवलपमेंट होते हैं। तो इसको अब नेशनल पोर्टल आईस्टेम पर अपलोड किया गया है ताकि जो रिसर्च स्कॉलर है इसका यूज़ कर सकें, क्योंकि ये बहुत महंगा सॉफ्टवेयर होता है तो इजी एक्सेस नहीं होता है सबके लिए इसको लेकर सीखना पढ़ना, इसलिए इसको आईस्टेम पोर्टल को गवर्नमेंट के द्वारा अपलोड किया गया है। ठीक है, और ये हमारा जीएस पेपर 1 का पार्ट है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ यहाँ पर आ रही हैं, गवर्नमेंट बना रही है पॉलिसीज़ ताकि स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो गए। तो यहाँ पर ये कैटेगराइजेशन आई फॉरगॉट, दिस इज पार्ट ऑफ GS1, राइट। मूविंग फर्दर, ये हमने न्यूज़ पढ़ ही लिया, पीआईबी का न्यूज़ है, हाँ। और जो मैटलैब है इसको क्लाउड सर्वर आईस्टेम पर अपलोड किया गया है ताकि ये यूज़र फ्रेंडली रहे और इंडिया में कहीं से भी इसको आसानी से एक्सेस किया जा सके। अगेन ये हेल्प किसको करेगा, तो इंडिया में जो भी रिसर्चर्स हैं, जो भी रिसर्च स्टूडेंट हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो भी काम हो रहे हैं, उस चीज़ों में मैटलैब सॉफ्टवेयर जो है वो सपोर्ट करेगा, वो हेल्प करेगा। ये 25,000 इक्विपमेंट्स पे अपलोड किया जा चुका है। कहाँ पर, 1750 इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि इंडिया में लगभग 20,000 से ज़्यादा इंडियन स्कॉलर्स हैं जो कि यूज़ करते हैं। वर्ल्ड वाइज यूज़ करें तो इसको 4 मिलियन से ज़्यादा लोग, इस मैटलैब सॉफ्टवेयर को 4 मिलियन से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पोर्टल। और आईस्टेम पोर्टल की बात करें तो आईस्टेम पोर्टल एक नेशनल वेब पोर्टल है जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी से रिलेटेड सारे सॉफ्टवेयर अपलोडेड होते हैं। और 2021 में आईस्टेम प्रोजेक्ट को एक्सटेंड किया गया 5 और सालों के लिए, यानी कि अब 2026 तक इस पोर्टल को यूज़ किया जाएगा लोगों रिसर्चर के द्वारा। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पर। कैबिनेट अप्रूव्स ₹6,000 करोड़ रैम्प प्रोग्राम फॉर ओवर 5 लाख कोविड हिट। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का न्यूज़ है जो कि इंडियन एक्सप्रेस का एक पार्ट है और ये हमारा जीएस पेपर 2 और 3 का हिस्सा है। जीएस पेपर 2 और 3, क्यों जीएस पेपर 2 3 का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं इकोनॉमी भी रिलेटेड है और पैसे भी इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, कुछ पॉलिसीज़ भी यहाँ पर रिलेटेड हैं, इसीलिए दोनों पेपर का हिस्सा है। ठीक है, अब न्यूज़ तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे एक्चुअल में क्या किया गया है इस रैम्प मॉडल या फिर रैम्प स्कीम के अंडर में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लगभग 6,062 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं या फिर अप्रूव किए हैं एमएसएमईज़ के लिए अंडर रैम्प स्कीम। रैम्प स्कीम क्या है, राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। अब नाम से ही बहुत ज़्यादा स्पष्ट है, बहुत क्लियर है, यहाँ पर बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग यानी कि एमएसएमईज़ जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, एमएसएमईज़ इंडस्ट्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये एमएसएमई का फुल फॉर्म है, यानी कि छोटे बड़े, छोटे और बहुत ही मिनी, माइक्रो एंड स्मॉल ऐसे इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना। कैसे डेवलप करना, उनको फाइनेंशियल एड सपोर्ट करके, पैसे देकर उनको सपोर्ट करके आगे बढ़ने में मदद करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब हम एमएसएमईज़ की बात करें तो एमएसएमईज़ ऐसे इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि उनका एक फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ होते हैं तो उनका कोई इन्वेस्टमेंट का कैप नहीं है, लेकिन अगर किसी इंडस्ट्री को एमएसएमई के अंडर में माइक्रो, स्मॉल या फिर मीडियम कैटेगरी में आना है तो इनके इन्वेस्टमेंट कुछ इस प्रकार होने चाहिए। अब दो सेगमेंट है यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, सर्विसेज यानी कि जहाँ पर सिर्फ सर्विस यानी कि काम प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो पहले का जो एग्जिस्टिंग अगर क्लासिफिकेशन करे एमएसएमई की, अगर किसी इंडस्ट्री को एमएसएमई के अंडर में माइक्रो कहलाना है अपने आप को, तो उसका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम होना चाहिए। सर्विसेज के लिए उसका इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम होना चाहिए। वहीं स्मॉल के केस में 5 करोड़, सर्विसेज के केस में 2 करोड़। तो ये टर्म्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स हैं। किसी भी इंडस्ट्री को अगर एमएसएमई की कैटेगरी में आना है तो उनका इन्वेस्टमेंट इतना होना है। जो रिवाइज एमएसएमई क्लासिफिकेशन है उसके लिए ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स है। यू कैन रीड ऑन द स्क्रीन बाय पॉजिंग इट, राइट। मूविंग फर्दर, अब हम रैम्प के बारे में जानेंगे, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमईज़। अब एमएसएमईज़ हमने जान लिया, तो ये यूके सिन्हा कमेटी, केवी कामत कमेटी और इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, इन कमेटीज़ और काउंसिल के रिकमेंडेशन की वजह से ये जो अप्रूवल हुआ है लगभग 6,000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट के द्वारा, ये इन्हीं कमीशन का सजेशन था, इन्हीं कमेटीज़ और काउंसिल का सजेशन था। तो ऑब्जेक्टिव या फिर एम जो है रेस का,
वो मार्केट क्रेडिट को इम्प्रूव करना। मार्केट एंड क्रेडिट क्या होता है? मार्केट को हम समझते हैं जहाँ पर कोई प्रोडक्ट बना के या फिर कोई सर्विस दी जाती है जिनके बीच में। क्रेडिट क्या होता है? अब कोई नई कंपनी खुली या फिर कोई नया कंपनी बनी, तो वहाँ पर उनको डेवलप करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अब पैसे सबके पास नहीं होते हैं, कुछ लोगों के पास तो पैसे होते हैं, वो अपनी फैक्ट्री या फिर कंपनी खोल ले जाते हैं, लेकिन जनरली लोगों के पास नहीं होता है, जिनको एंटरप्रेन्योरशिप बनना है, जिनको बिजनेस चलाना है, तो उनके लिए वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं, या फिर बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो कि सपोर्ट करते हैं ऐसे कंपनीज़ को। तो यहाँ पर क्रेडिट रोल को बढ़ाने का मेन एक ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ ही सेंट्रल स्टेट के गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। कैसे? अब एमएसएमईज जो होंगी वो स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह ओपन होंगी, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रिसोर्सेज हैं। उसी हिसाब से ये फैक्ट्रीज या फिर इंडस्ट्रीज खुलेंगी, और यहाँ पर जो काम होंगे तो यहाँ पर टैक्सेस भी लिए जाएंगे। तो टैक्सेस जो होंगे वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शेयर किए जाएंगे। तो इससे क्या होगा? गवर्नेंस जो होगा वो स्ट्रेंथन होगा, राइट। और जो भी ये डिले पेमेंट होता था एमएसएमईज में मान लीजिए मैंने लोन के लिए अप्लाई कर दिया। अब कभी कभी क्या होता था, ये पेमेंट जो होते थे बहुत डिले हो जाते थे। फिर एमएसएमई अगर गवर्नमेंट से कोलैबोरेटेड है और गवर्नमेंट का कोई काम कर रही है, तो गवर्नमेंट पे बैक करने में बहुत टाइम लगा देती थी। तो इस डिले को कम करना भी इसका एक मेजर मुद्दा है, राइट। अब हम बात करें इसके प्रोग्राम के और डिटेल्स के बारे में, तो ये जॉब इनेबलर होगा, यानी कि अब सीधी सी बात है, फैक्ट्रीज खुलेंगी नई नई, सपोर्ट मिलेगा एमएसएमईज को, वो नया नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। तो ये एक सबसे बहुत बड़ा बेनिफिट है एमएसएमईज का। साथ ही स्किल डेवलपमेंट होगा, क्वालिटी इनरिचमेंट होगा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगा, डिजिटलाइजेशन होगा। तो जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है एक देश में, सब कुछ इस रैम स्कीम के अंडर में कवर अप हो जाएगा। हम बात करें एमएसएमई सेक्टर का इंडिया में क्या सिग्निफिकेंस है, इंडियन इकोनॉमी में एमएसएमई का क्या सिग्निफिकेंस है। तो एमएसएमई जो है, एमएसएमई में इसके जितने इंडस्ट्रीज़ है सारे को अगर हम मिला दें तो हमारे देश के जीडीपी का 30% हिस्सा बनता है। ठीक है, जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देश भर के बाउंड्री में जो भी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका समेशन कर दिया जाए, उनका समेशन करके जो भी प्राइस आएगा, जो भी अमाउंट आएगा, उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो उस जीडीपी का 30% हिस्सा जो है एमएसएमईज के थ्रू आता है। और जो ओवरऑल एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से, उसमें 48% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? एमएसएमई का। देखिए कितना बड़ा रोल प्ले करना है एमएसएमई हमारे इकॉनमी, इंडियन इकॉनमी में, इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी बहुत सपोर्ट करता है। इंडिया में लगभग 110 मिलियन पीपल एमएसएमई में ही एम्प्लॉयड हैं। सो दिस इज़ द वेरी ह्यूज सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई इन इंडियन इकॉनमी। अगला टॉपिक हमारा आता है डिकोडिंग द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। अब ये क्या है? ये जीएस पेपर 2 का हिस्सा है, तो नाम से ही क्लियर है, बहुत ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जुडिशरी इन्वॉल्व है। तो ये एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में, आइए हम जान लेते हैं। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट अजय मिश्रा तेनी, इन्होंने एक क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ये अभी सिर्फ एक बिल है, अभी ये एक्ट नहीं बना है। इसके रिलेटेड जो एक्ट है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920, यानी कि 1920 में लास्ट टाइम इसका एक्ट बना था। उसके बाद से ऐसा कोई एक्ट नहीं बना जो कि इस मुद्दे से रिलेटेड हो। तो हमारे मिनिस्टर ने प्रोड्यूस किया गया है ये एक बिल लोकसभा में। अब किसी बिल को एक्ट बनने का प्रोसीजर जो होता है बहुत ही सिंपल होता है। मान लीजिए कोई नया एक्ट बनना है या फिर किसी पुराने एक्ट को मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए या तो फिर लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, दोनों हमारे हाउसेज हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों हाउसेज में किसी एक हाउस में प्रेजेंट किया जाएगा वो बिल। वोटिंग होगा। अब बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, यहाँ पर सिर्फ ऊपर ब्रीफ से बता दे रहा हूँ। उसके बाद अगर बिल पास होता है लोकसभा या राज्यसभा से, तो फिर अगले हाउस में जाता है। अगर लोकसभा में वो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो लोकसभा में जाएगा, राइट। उसके बाद वहाँ पर भी वोटिंग होती है। जब वोटिंग फाइनल होकर अगर वो बिल को सपोर्ट मिलता है, फाइनली जाता है वो प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के साइन करते ही वो बिल जो है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये लॉ फ्रेमिंग जो बॉडी है, जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, यही है हमारे देश में, ठीक है। अब फीचर्स की बात करें, इस बिल में जो फीचर्स बताए गए हैं कि हाँ ऐसा हमें करना चाहिए, तो कलेक्शन ऑफ सैंपल्स को लीगल किया जाएगा। अभी तक जो सैंपल्स होते थे वो लिमिटेड होते थे, लेकिन इस बिल को एक्ट बनने के बाद क्या होगा, अब अथॉरिटीज़ को फिजिकल के साथ साथ ही बायोलॉजिकल सैंपल्स लेने का भी अधिकार हो जाएगा। फिजिकल यानी कि वेट, हेल्थ, हाइट, ये सब फिजिकल डेटा थे।
अब लेकिन बायोलॉजिकल सैंपल्स भी ले सकते हैं, जैसे कि रेटिना स्कैन हो गया, आइरिस स्कैन हो गया, इन सब डेटा को भी कलेक्ट करने में आसानी होगी। और कोई भी कैदी या फिर कोई भी जिसके ऊपर या जिसके थ्रू ये डेटा लिए जाने हैं रिफ्यूज़ करता है अपना डेटा देने के लिए, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा अंडर सेक्शन 186 ऑफ इंडियन पीनल कोड। मतलब कि एक ऑफेंस होगा, इसके लिए कुछ सजाएं भी तय की जाएंगी। ठीक है, अब ये अथॉरिटीज़ को पावर भी देता है कि कन्विक्स और दूसरे पर्सन जिनके ऊपर भी शक हो उनके डेटा ये कलेक्ट कर सकेंगे। और हम बात करें ये डेटा कौन कलेक्ट कर सकेगा, तो पुलिस में हेड कांस्टेबल रैंक तक के, उसके ऊपर रैंक वाले ही इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल हैं। उसके हेड कांस्टेबल के नीचे जो भी रैंक पे आते हैं उनको अलाउड नहीं है कि वो किसी भी तरीके का, चाहे वो फिजिकल हो या फिर बायोलॉजिकल डेटा या सैंपल हो, कलेक्ट कर सकें। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, सबसे पहले तो हम मॉडर्न टेक्निक यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर डेटा कलेक्शन के लिए। मॉडर्न कैसे, अब बायोलॉजिकल डेटा हमें कुछ भी लेना हो तो हमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये अगेन बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा, क्विक हो जाएगा। और हम बात करें 1920 का एक्ट का, जो आइडेंटिफिकेशन प्रिजनर एक्ट है, तो इसमें अभी तक सिर्फ फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट्स लेना परमिशन था। अब लेकिन क्या होगा, अब बायोलॉजिकल सैंपल भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन होगा वो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, जब डेटा आपके पास रहेगा, मान लीजिए कहीं पर फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं, उस फिंगरप्रिंट्स को हमारे पास अगर डेटा ऑलरेडी रहेगा तो मैच करना आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैच करके क्राइम इन्वेस्टिगेशन आसान बन सकता है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ सकता है, चैलेंज क्या आएगा, फंडामेंटल राइट जो हमारा है, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी एक बहुत ही मेजर मुद्दा रहा है, इसको फंडामेंटल राइट बनाने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ी है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट अभी फ़िलहाल में बना हुआ है, तो राइट टू प्राइवेसी में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर यही समस्या आ सकता है, और फिलहाल तो बाकी ठीक ही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। क्वेश्चंस ओवर स्टेबिलिटी ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, पीएम मोदी बिम्स्टेक समिट, यानी कि अभी हाल ही में बीएम समिट ऑर्गेनाइज किया गया था, इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। ये हमारे जीएस पेपर 2 में आता है। जीएस पेपर 2 में क्यों, आईआर से रिलेटेड है, तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या हुआ। तो न्यूज़ में क्यों रहा, जैसा कि मैंने बताया, अभी श्रीलंका कोलंबो में बिम्स्टेक 5th समिट ऑर्गेनाइज किया गया। श्रीलंका इसका होस्ट रहा है, कोलंबो में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ये 5वां समिट था, और कब हेल्ड हुआ था, ये मार्च 30 को हेल्ड हुआ था। और इसी के साथ ही बिम्स्टेक अपना 25 साल पूरा करता है, अपने सफ़र का 25 साल पूरा करता है, जो कि बैंकॉक में जून 1997 में स्टार्ट हुआ था। तो कुल मिला के 25 साल अब पूरे होते हैं बिम्स्टेक समिट के, फिर बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, अब इस मीटिंग का आउटकम क्या रहा, तो इस मीटिंग के बाद एक बिम्स्टेक चार्टर प्रोड्यूस किया गया। चार्टर क्या होता है, एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें पावर्स दी जाती हैं अलग अलग देशों को, फिर या फिर जो भी मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स को पावर्स असाइन की जाती है कि आपको ये काम करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, तो बिम्स्टेक के पास एक चार्टर आ जाता है। अब बिम्स्टेक एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, साथ ही इनके पास अपना एम्बलम है और एक फ्लैग भी है अपना, राइट। और इस चार्टर के साथ ही यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ने एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया और अपने काम को डिवाइड कर दिया, अलग अलग 7 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि बिम्स्टेक में 7 देश हैं, इसलिए 7 देश को अलग अलग काम असाइन किए गए हैं। अब हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया को सिक्योरिटी एक मेजर पिलर दिया गया है। अब हम देख लेते हैं क्या क्या सेक्टर्स हैं। तो बांग्लादेश को ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट का टास्क असाइन किया गया है। भूटान को एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। अब भूटान को एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज क्यों किया गया है, क्योंकि हमने पहले वीडियो में बात किया है, भूटान के पास एक ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स है, जिसमें ये अपने एनवायरनमेंट की तरफ काफ़ी ध्यान देते हैं। ठीक है, इसी की वजह से इनको एनवायरनमेंट कंसर्न ज़्यादा है, ये एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए इनको ये टास्क असाइन किया गया है। इंडिया को सिक्योरिटी का टास्क असाइन किया गया है। सब सेक्टर की बात करें तो काउंटर टेररिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम, डिजास्टर मैनेजमेंट और एनर्जी, ये सेक्टर सारे इंडिया के पास हैं। म्यांमार के पास एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी है। सब सेक्टर्स की बात करें तो एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक। अब देखिए जो मेन सेक्टर है उससे रिलेटेड सब सेक्टर ही होगा। नेपाल के पास है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। सब सेक्टर्स की बात करें तो कल्चर, टूरिज्म, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, फोरम्स, थिंक टैंक्स, मीडिया एक्सेट्रा, ये नेपाल के अंडर में आता है। श्रीलंका की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, जिसमें हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वगैरह आता है। एंड फाइनली थाईलैंड के पास कनेक्टिविटी आती है, क्योंकि थाईलैंड का जो पोजीशन है वहाँ से बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ कनेक्ट हो जाना आसानी है, या फिर बहुत सारे शिप्स का मूवमेंट होता है, इसलिए थाईलैंड को कनेक्टिविटी का टास्क दिया गया है। हम दूसरे आउटकम की बात करें तो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया है। अगेन ट्रांसपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ट्रांसपोर्ट के हेल्प से ही सारी इकोनॉमीज चलती है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज जो भी एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, या फिर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो ट्रांसपोर्ट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इंडिया में देखते हैं, इंडिया में कहीं पर भी अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं
तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो सारे प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। साथ ही सारे देशों ने मिलकर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ऑन क्रिमिनल मैटर्स भी देखा है, मतलब क्रिमिनल मैटर्स जो भी होगा म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट यहाँ पर करेंगे और म्यूचुअली क्या करना चाहिए इनसे रिलेटेड वो सब जानने की कोशिश होगी। थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की बात करें तो 1997 में सबसे पहले बिम्स्टेक फॉर्म हुआ था। बिम्स्टेक पहले बिम्स्टेक नहीं था, इसको पहले BISTEC यानी कि इसमें सारे कंट्रीज़ नहीं थे, इसमें 4 कंट्रीज़ थे, आगे चलकर 3 देश और जुड़े। ठीक है, अगर हम बात करें बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं तो मैप में आप देख सकते हैं नेपाल, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। 2 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, बाकी एशियन कंट्रीज़ हैं। साउथ ईस्ट एशियन, अब देखिए डायरेक्शन से यहाँ पर ये साउथ एशियन इनको कहा गया है, डिवाइड कर दिए तो ईस्ट है, ये साउथ है, ऊपर नॉर्थ है, ये वेस्ट है। तो ये कंट्रीज़ आप देख सकते हैं खुद ही डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आ रहा है, साउथ ईस्ट एशियन। ये साउथ ईस्ट एशियन में थाईलैंड और म्यांमार आता है, बाकी सब एशियन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड थे। यहाँ पर देखिए नाम से ही क्लियर है, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। उसके बाद आगे चलकर म्यांमार, नेपाल और भूटान भी बिम्स्टेक का हिस्सा बन गए और इसको बिम्स्टेक के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, और इसमें हम पॉपुलेशन की बात करें तो 22% दुनिया का जो भी पॉपुलेशन है इन्हीं बिम्स्टेक देशों में रहता है। 22%, यानी कि इंडिया तो हम जानते हैं बहुत पॉपुलेशन वाली कंट्री है, साथ ही छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, लेकिन हाँ सारे टोटल देशों को मिला दिया जाए तो उनकी पॉपुलेशन जो है पूरे देश का 22% पॉपुलेशन कवर करती है। हम बात करें जीडीपी की, अगर इन देश के जीडीपी को ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए सारे देश के जीडीपी को, तो $2.7 ट्रिलियन आता है। ठीक है, अब इनका एम क्या होगा, इनका या क्या कोई भी कॉर्पोरेशन का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एम होता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, सोशल प्रोग्रेस होता है और अलग अलग कॉमन इंटरेस्ट में कोलैबोरेशन का मेजर हिस्सा होता है। तो ये इनका एम है, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। आगे हम बढ़ते हैं बुकारेस्ट 9 कंट्रीज़। तो ये बुकारेस्ट 9 कंट्रीज़ हाल ही में न्यूज़ में रहा है, ये जीएस पेपर 2 का हिस्सा है हमारे। ठीक, क्यों न्यूज़ में रहा है आइए वो जान लेते हैं हम। तो अभी हाल ही में रशियन क्लेम कर रहे थे कि बुकारेस्ट 9 कंट्रीज़ जो हैं वो ईस्टवर्ड एक्सपैंड कर रही हैं, लेकिन बुकारेस्ट ने साफ साफ इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं है भाई, हमें कोई एक्सपेंशन का शौक नहीं है, हम एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं। और जो बुकारेस्ट 9 कंट्रीज़ हैं ये नाटो का हिस्सा है। नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी अलायंस ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम अभी डिटेल में आगे जानेंगे। अब आपको यहाँ पर बुकारेस्ट से कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कई लोग क्या होते हैं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बुकारेस्ट और 3SI में। 3SI क्या है, 3 स्टेट इनिशिएटिव। तो 3 स्टेट इनिशिएटिव और बुकारेस्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। 3 स्टेट इनिशिएटिव क्या है, ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे वहाँ पर ट्रांसपोर्ट ईजिली इंटर ट्रांसपोर्ट, मतलब एक देश से दूसरे देश में ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी या फिर एक इनिशिएटिव लिया गया था ताकि क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन को आसान किया जा सके। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन में 3 अहम सी आते हैं, एक है ब्लैक सी, एक है बाल्टिक सी और अगला है एड्रियाटिक सी। तो इन सी के माध्यम से क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन हो सके, इसलिए 3SI यहाँ पर डेवलप किया गया था। बट बुकारेस्ट 9 है समथिंग एल्स, तो डोंट वरी अबाउट इट। ये क्या है बुकारेस्ट 9, इसको मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। तो ये जो बुकारेस्ट 9 कंट्रीज़ हैं इनका फॉर्मेशन नवंबर 4, 2015 को हुआ था और जो नाम है ये बुकारेस्ट, ये रोमानिया का कैपिटल है, वहाँ से इस बॉडी का नाम लिया गया है। ठीक है, तो ये जो बुकारेस्ट 9 है ये 9 देश हैं, 9 नाटो कंट्रीज़ हैं जो कि आगे चलकर US लेड मिलिट्री अलायंस का एक हिस्सा बनती है। कब बनती है, कोल्ड वॉर के बाद। अब ये कोल्ड वॉर क्या है, कोल्ड वॉर अगर हम समझ लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा ये नाटो कंट्रीज़ कैसे यहाँ पर बनी। तो कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 1945 में एंड हुआ था। ठीक है, तो इसके एंड होने के बाद क्या हुई थी, दो अलग अलग जो मेजर पावर्स थी US और सोवियत यूनियन, दोनों अलग हो गई थी, दोनों को अपना सुपरमेसी दिखाना था। यहाँ पर हैरान करने वाली बात क्या है, वर्ल्ड वॉर के दौरान US और सोवियत यूनियन, US और US के अलाइड देश, ऐसा नहीं सिर्फ US, इनके साथ जो देश मिले हुए थे, और सोवियत यूनियन और इनके अलाइड देश दोनों मिलकर नाजीज़ के अगेंस्ट में इन्होंने जंग लड़ा था। नाजीज़ कौन थे, जर्मन थे, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 का मेजर रीज़न रहे हैं। तो इनके वजह से दोनों साथ मिलकर नाजी से लड़े थे, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होता है 1945 में, ख़त्म होते ही इन दोनों देश को अपनी सुपरमेसी दिखानी थी, US और सोवियत यूनियन। अब सुपरमेसी दिखाने का पीछे रीज़न भी था क्योंकि इनकी आइडियोलॉजीज़ भी अलग थी। जहाँ US कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी का था, वहीं सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट और मोनार्की आइडियोलॉजी का था। अब जहाँ पर आइडियोलॉजी का टकराव होगा वहाँ पर सीधी सी बात है दोनों अलग हो जाएंगे।
तो दोनों को एक दूसरे का सुपरमेसी दिखाना था, जिसके वजह से कोल्ड वॉर हुआ। अब कोल्ड वॉर क्या है? कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध। यहाँ पर कोई आर्मी या फिर मिलिट्री का फाइट नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि स्ट्रैटेजिकली लोग एक दूसरे से ये देश लड़ रहे थे। स्ट्रैटेजिकली कैसे? कभी प्रॉक्सी वार करा दिया, कभी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंज कर दिया, कभी शोकेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से कोल्ड वॉर पूरा कई साल तक, कई दसों साल तक चला था ये, ठीक है, कई डिकेड चला था। उसके बाद जब वो वॉर ख़त्म हुआ तो ये जो बुखारेस्ट 9 कंट्रीज़ हैं, आगे चलकर ये यूएस मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि आगे इससे पहले वो सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे हैं, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट था वो अलग था। इनका इंटरेस्ट डेमोक्रेसी की तरफ था, लेकिन सोवियत यूनियन इनका इंटरेस्ट कम्युनिज्म और मोनार्की की तरफ था। दैट्स वाई दे शिफ्टेड टुवर्ड्स यूएस अलाइड फोर्सेस। तो ये रहा ब्रीफ हिस्ट्री बुखारेस्ट 9 का, ये कैसे फॉर्म हुए, ठीक है। और जितने भी कंट्रीज़ बुखारेस्ट 9 में हैं वो सारे यूरोपियन यूनियन का पार्ट हैं, राइट। अब ये 9 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? तो रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, क्रेज रिपब्लिक, स्लोवाकिया और बाल्टिक के 3 कंट्रीज़ इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, ये कंट्रीज़ बुखारेस्ट 9 के पार्ट हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति। इसको आईआईटी खड़गपुर में इनॉग्रेट किया गया, राइट। अब कोई भी सुपर कंप्यूटर होता है, उसका जो फंक्शनिंग होता है वो नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। मतलब कि छोटे मोटे टास्क के लिए तो हम कंप्यूटर्स, लैपटॉप यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है बड़े डेटा प्रोसेसिंग की, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेटा प्रोसेस होना है, वहाँ पर सुपर कंप्यूटर यूज़ होने लगता है। तो ये परम शक्ति जो है आईआईटी खड़गपुर ने नेशनल सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत डेडिकेट किया है। इसको इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों ने मिलकर डेवलप किया है, ठीक है। और इसका जो परम शक्ति है, इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ अलग अलग डोमेन्स में, बहुत सारे मल्टीपल डोमेन्स होते हैं, तो अलग अलग मल्टीपल डोमेन्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम में लिया जाएगा, ठीक है। तो ये मेजर परम शक्ति का है, बहुत कुछ इसमें बताने के लिए है नहीं, लेकिन हाँ, फिर ये आईआईटी खड़गपुर से बनाया गया है, जो कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के लिए डेडिकेट किया जा चुका है। ये यहाँ पर बताना ज़रूरी था, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा स्टेप बाय स्टेप ऑन आसाम मेघालय बॉर्डर अकॉर्ड। अब ये जीएस पेपर 2 का हिस्सा है आपके। यहाँ पर ये न्यूज़ में क्यों रहा है? क्योंकि हाल ही में एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है दोनों स्टेट्स के बीच में, ठीक है। तो कब साइन हुआ है? 29 मार्च 2022 को आसाम और मेघालय के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, जिस एमओयू के अंडर में जो डिस्प्यूटेड लैंड था, अब यहाँ पर देखिए डिस्प्यूटेड लैंड है। हम जानते हैं कि बहुत सारे देश एक दूसरे से क्रॉस बॉर्डर में डिस्प्यूटेड लैंड्स होते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो ये इनके जो लैंड बॉर्डर्स हैं, यहाँ पर बहुत डिस्प्यूटेड लैंड एरिया है। इंडिया चाइना की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे डिस्प्यूटेड लैंड हैं। तो उसी तरीके से स्टेट्स में भी कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, लैंड्स के डिस्प्यूट होते हैं, वाटर के डिस्प्यूट होते हैं, रिवर्स के डिस्प्यूट होते हैं, क्योंकि उनको शेयर करना होता है। कोई भी स्टेट या फिर देश नहीं छोड़ेगा कि मेरा हिस्सा नहीं है, ये ले जाइए आप। इतने लिबरल तो नहीं होते हैं, वो सब फाइट करते हैं, बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी एक मुद्दा रहा है, जहाँ पर डिस्प्यूटेड लैंड था, लगभग 36.79 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया था। तो इस एमओयू के अंडर में मेघालय को 18.33 स्क्वायर किलोमीटर हिस्सा दिया गया, वहीं आसाम को 18.46 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा दिया गया, और फाइनली जो डिस्प्यूट था वो एंड हो गया, ठीक है। अब हम बात करें रीजंस की, तो 1970 में मेघालय को आसाम से अलग करके एक अलग स्टेट बनाया गया, जो कि 1972 में पूरी तरीके के स्टेट बन गया। अब देखिए यहाँ पर मैप में देख रहे हैं आप, आसाम है, ये पूरे 7 सिस्टर्स हैं ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंडिया के, ठीक है। तो आसाम मेघालय पहले ये पूरा एक स्टेट हुआ करता था, लेकिन 1970 में इनको अलग करके और 1972 में ये पूरी तरीके से एक अलग स्टेट बन गया। अब स्टेट बनने के बाद क्या होगा? डिवाइड, बॉर्डर्स बनाए जाएंगे, लेकिन इस बॉर्डर बनाने के समय में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और कुछ लैंड डिस्प्यूटेड रह गया। आसाम बोलता है ये मेरा हिस्सा है, मेघालय बोलता है ये मेरा हिस्सा है। अब ये जो स्टेट्स का डिवाइड हुआ था, ये आसाम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट 1969 के अंतर्गत हुआ था। और मेघालय ने कौन सा एक्ट फॉलो किया, किसका रिकमेंडेशन फॉलो किया? तो ये 1951 का कमेटी है जिसने मेघालय और आसाम का बाउंड्री डिफाइन किया था। इसी कमेटी के द्वारा ये जो बॉर्डर है ये डिफाइन किया गया था। हम बात करें डिटेल की, तो ये एमओयू आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा और मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड के सागमा के द्वारा साइन किया गया। इस ट्रीटी में या फिर इस एमओयू में अमित सिन्हा भी प्रेजेंट थे। और ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, ये कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट नहीं था, ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट था। और इसको रिजॉल्व करने के लिए 50 से ज़्यादा मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ी, तब जाके ये इशू कहीं रिजॉल्व हुआ। अगला टॉपिक है हमारा स्किल प्रोजेक्ट फॉर इंडियंस इन यूएई, यानी कि इंडियन
जो कि दूसरे देशों में काम करते हैं उनको अब स्किल्स प्रोवाइड किया जाएगा। अब स्किल्स मिलने के बाद क्या होगा, इनका जो पे स्केल होगा वो बढ़ेगा और कहीं ना कहीं वो हमारे देश के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये इसका एक मेजर मुद्दा है। अब हम देख लेते हैं एम क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, इस प्रोजेक्ट का एम सीधा सा है सर्टिफिकेशन ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयड। उनको स्किल प्रोवाइड किया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि वो बाहर देशों में बहुत अच्छे से काम कर सकें। फिलहाल के लिए पायलट प्रोजेक्ट है, यूएई में लॉन्च किया गया है, आगे चलकर इसको दूसरे देशों में भी एक्सपैंड किया जाएगा। इसका नाम है तेजस, ट्रेनिंग फॉर इमीडिएट जॉब एंड स्किल्स, ये नाम से ये आगे प्रचलित हो रहा है। ठीक है, इसमें काम क्या है मैंने बता दिया, दूसरे देश में जो इंडियन काम कर रहे हैं उनको स्किलिंग और सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना। और अभी तक तेजस में जो एम किया जा रहा है वो 10,000 से ज़्यादा लोगों को, 10,000 से ज़्यादा इंडियंस को, इंडियन वर्कफोर्स को ट्रेन करने की बात की जा रही है। अब किसी भी देश के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूथ एक मेजर हिस्सा होता है, इसीलिए यहाँ पर यूथ को ही ट्रेन किया जाएगा, सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो दूसरे देशों में जाके एक अहम वर्कफोर्स बन सकें और इंडिया के इकोनॉमी में कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करें। राइट, ये डिटेल था। अगला टॉपिक है हमारा GSAT-7B एंड इंडियन अदर मिलिट्री सैटेलाइट्स। तो ये डिफेंस का हिस्सा आता है और डिफेंस के हिस्सा साथ आते ही ये हमारे GS पार्ट 3 में आएगा ये पेपर। ठीक है, GS पार्ट 3 का हिस्सा बनता है ये। तो न्यूज़ में क्या रहा है, तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक मीटिंग में क्लियर किया कि अब इंडिया मेड इन इंडिया सैटेलाइट बनाएगी इंडियन आर्मी के लिए। सैटेलाइट का नाम क्या है, GSAT-7B। GSAT सीरीज पहले से चल रहा है, इसके नाम से 2 ऑलरेडी सैटेलाइट्स आ चुके हैं, GSAT-7 और GSAT-7A। तो GSAT-7B जो है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के कोलैबोरेशन के साथ बनने वाला है और इसके बनने के साथ ही ये एक और एड ऑन हो जाएगा हमारे मिलिट्री या फिर हमारे आर्मी के लिए। ठीक है, अभी तक GSAT-7 रुक्मिनी सैटेलाइट, रुक्मिनी नाम से सैटेलाइट चल रहा है और GSAT-7A जो कि अभी तक इंडिया के 2 डेडिकेटली मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। मिलिट्री और नेवी, एयरफोर्स, मतलब तीनों के लिए, जितने भी डिफेंस सेक्टर हमारे हैं तीनों के लिए अभी तक 2 सैटेलाइट्स हैं। अब आगे चलकर ये तीसरा एड ऑन हो जाएगा। जब GSAT-7 लॉन्च हुआ था तो हमारे जो नेवी का डिपेंडेंसी था फॉरेन सैटेलाइट्स के ऊपर, यानी कि दूसरे विदेश के सैटेलाइट्स के ऊपर हमारी नेवी डिपेंडेंट रहती थी, वो डिपेंडेंसी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। और आगे अगर ये डेवलप होता है तो इसके साथ ही इंडियन की जो डिफेंस सिस्टम है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा, बॉर्डर पर नज़र रखना आसान हो जाएगा और जो सिक्योरिटी है जो वो भी आसानी से मेंटेन की जा सके, क्योंकि ये हाईली सिक्योर चीज़ें हैं, इसको हम हर जगह शेयर नहीं कर सकते हैं। हम बात करें GSAT-7 सैटेलाइट की तो ये 2000 नॉटिकल माइल कवर कर सकता है, इजीली फुटप्रिंट छोड़ चुका है अपना। नॉटिकल माइल क्या होता है, ये एक मेजरमेंट है ओशियन में जब कोई ट्रैवल करता है। अगर हम 1 नॉटिकल माइल को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 1.852 किलोमीटर्स में आता है। ठीक है, GSAT-7 जो रुक्मिनी सैटेलाइट है ये इंडिया का सबसे पहला मिलिट्री सैटेलाइट था और ये कम्युनिकेशन के जो भी नीड्स होते थे, चाहे लो बिट रेट हो, हाई बिट रेट हो, ये कम्युनिकेशन के रेंजेस होते हैं, इन पे ये सपोर्ट करती थी। इसके साथ ही 7A को 2018 में लॉन्च किया गया। अब ये लॉन्च करने के साथ ही ये एयरक्राफ्ट जो भी एयरफोर्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज़ आती थी, जो भी डेटा या फिर जो भी कम्युनिकेशन में इश्यूज़ आती थी, वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स को सारे सॉल्व करने लगा। हम बात करेंगे अपने अगले और लास्ट न्यूज़ की बारे में, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021। तो हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, जिसमें बहुत मेजर फाइंडिंग्स रही हैं। क्या क्या फाइंडिंग्स हैं वो हम जानेंगे, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि GS पेपर 3 का हिस्सा है, एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। राइट, तो जो मेजर फाइंडिंग है इसमें, हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो फाइंडिंग्स होती हैं या फिर जो रिपोर्ट बनता है वो पार्टिकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर के ऊपर बनता है। 2.5 पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं, मतलब कि इस लेवल के पार्टिकुलेट मैटर एक पर्टिकुलर एरिया में कितना ज़्यादा इनका कॉन्सेंट्रेशन है, उसी के बेसिस पे ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो बांग्लादेश को 2021 में भी सबसे ज़्यादा मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री घोषित किया जाता है। ये लगातार चौथी बार है जब बांग्लादेश सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कंट्री में से एक रहा है। एक क्या, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कंट्री ही रहा है। हम बात करें PM2.5 या फिर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के कॉन्सेंट्रेशन की, तो बांग्लादेश में 1 क्यूबिक मीटर में 76.9 माइक्रोग्राम्स पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पाए गए, जो कि WHO के रिकमेंडेशन से बहुत ज़्यादा हाई है। WHO को रिकमेंड करता है कि 1 क्यूबिक मीटर में सिर्फ 5 माइक्रोग्राम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होने चाहिए, लेकिन कहाँ, ये क्या आलम है, देखिए कहाँ 5 रिकमेंडेड है और कहाँ 76.9 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 आ रहे हैं। हालांकि कोई भी देश, पूरे दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिन्होंने WHO के रिकमेंडेशन को मैच कर पाया है, इनके स्टैंडर्ड को कोई भी देश मैच नहीं कर पाया है। लगभग इनके रिकमेंडेशन से 10 गुना ज़्यादा ही पार्टिकुलेट मैटर पाए गए हैं 1 क्यूबिक मीटर में।
आगे के फाइंडिंग की बात करें तो 2018, 19, 20 में भी बांग्लादेश को ही सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कंट्री घोषित किया गया था इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और ये मैं बता ही चुका हूँ कि कोई भी ऐसा देश नहीं है पूरी दुनिया में जो कि WHO के स्टैंडर्ड क्वालिटी से मैच कर सके। पूरी दुनिया में 93 ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पर 2.5 लेवल जो पार्टिकुलेट मैटर का है वो उससे 10 गुना ज़्यादा है रिकमेंडेड से, मतलब कि 50 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा ही है इन सारे शहरों में। शहर की बात करें बांग्लादेश में तो ढाका जो है सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है पूरे दुनिया में। और हम टॉप सिटी की बात करें तो हमारे इंडिया में दिल्ली, हमेशा से लगभग 4 साल से दिल्ली टॉप सिटीज़ ऑफ पोल्यूटेड सिटीज़ रहा है पूरी दुनिया में। ठीक है, अब हम बात करें परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया की तो न्यू दिल्ली में बता ही चुका हूँ, लगातार चौथी बार सबसे पोल्यूटेड सिटी रहा है न्यू दिल्ली पूरी दुनिया में। 2021 की रिपोर्ट का अकॉर्डिंग 15 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ अगर हम लें सेंट्रल और साउथ एशिया में तो उनमें से 11 सिटीज़ इंडिया में ही आती हैं। और इंडिया के 35 ऐसे सिटीज़ हैं जो कि वर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स का टैग जिनको मिला है। वर्स्ट मतलब टैग क्या होता है, देखिए एक इनका एक रेंज होता है, ठीक है, थोड़ा ठीक है, उससे कम ठीक है, सबसे ख़राब है। तो ये जो टैग है वो इंडिया के 35 सिटीज़ को मिला है। देखिए अभी हमने यहाँ पर अगर सेंट्रल और साउथ एशिया की बात की तो 15 में से 11 देश जो हैं इंडिया के ही मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में आते हैं। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 100 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ अगर हम लेंगे पूरी दुनिया में तो उसमें से 63 सिटीज़ इंडिया के ही आती हैं। तो इंडिया का हाल बहुत ही बुरा है, इंडिया में पोल्यूशन ज़्यादा है। और इसी में भिवाड़ी जो कि राजस्थान में आता है सबसे टॉप पे आता है, और गाज़ियाबाद शहर जो कि उत्तर प्रदेश में आता है ये दूसरे नंबर पे आता है मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में। तो ये इंडिया का परफॉर्मेंस है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। अगेन इसमें जो WHO का, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी देश इसका स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पाया, उसी तरीके से कोई भी सिटीज़ इसका स्टैंडर्ड WHO का जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड है मतलब कि 5 माइक्रोग्राम एक क्यूबिक मीटर में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होने चाहिए, इस स्टैंडर्ड को कोई मैच नहीं कर पाया। ठीक है, और 2021 में 48% इंडियन सिटीज़ जो हैं 50 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर के स्टैंडर्ड को आगे कर चुके हैं, मतलब 10 गुना ज़्यादा ही रहा है। ये जो कॉमन सा डेटा है पहले ही मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर भी वही सेम रहा है। और जो कंडीशन इंडिया का क्वारंटाइन से पहले था पोल्यूशन के मामले में वो फिर से वापस आ गया। क्वारंटाइन में हमने देखा था कि पोल्यूशन लेवल जो है इंडिया में कम हो रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल की बात करें तो क्वारंटाइन के पहले जो हाल था वही हाल दोबारा हो गया है। So this was all about today's video. I hope you understood every topic. Still, if you have any doubt, you can always write down in the comment box. Thank you for watching. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और प्लीज़ बोर ठाकुर IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और आगे भी बढ़ाएं ताकि वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। See you in next video. Till then, goodbye.